नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महामारी के प्रसार पर भी हम सभी को बराबर की नजर रखनी चाहिए। इस मामले में भारत ने अभी कुछ भी ऐसा हासिल नहीं किया है जिससे हम या तो संतुष्ट हो सकें या उत्साहित हो सकें। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार ने 11 प्रकार के एम्पावर्ड ग्रुप बनाए। एक ग्रुप बनाया जिसका काम था मेडिकल तैयारियों से संबंधित मामलों का मैनेजमेंट करना। इस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल ने 24 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं चार्ट वगैरह के साथ मीडिया को और दुनिया को बताया कि मई के पहले हफ्ते से बीमारी की महामारी की संख्या यानी संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने लगेगी और 16 मई तक जाते जाते 16 मई को संख्या शून्य हो जाएगी। 16 मई की सुबह की बुलेटिन के अनुसार नए मामलों की संख्या 3,970 हो गई। 17 मई की सुबह की बुलेटिन के अनुसार नए मामलों की संख्या 4,987 हो गई। यानी 16 मई के दिन 4,987 केस आए होंगे। उसी का रिजल्ट बुलेटिन बताया गया था 17 मई की सुबह को, और यह अब तक के 24 घंटे में सबसे अधिक संख्या थी। इस दौर में जहां अर्थव्यवस्था संकट में है, आर्थिक रूप से हम सब की जिंदगी दांव पर लगी है और शारीरिक रूप से हम सब की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, एक एक सूचना का महत्व है और हर सूचना की जवाबदेही होनी चाहिए। इसीलिए तो 29 मार्च को भारत सरकार ने 11 किस्मों के एम्पावर्ड ग्रुप बनाए थे। ठीक है कि इनमें ज्यादातर अधिकारी थे, मगर इस ग्रुप का काम था सही रास्ता बताना, सही बात बताना। 16 मई को शून्य बताने वाले डॉक्टर पॉल या उस कमेटी में जो लव अग्रवाल हैं, अब सामने आकर क्यों नहीं बताते कि उनके मॉडल में, उसके डेटा में क्या ऐसी कमी थी जिसके कारण उनसे इतनी बड़ी चूक हुई। वो क्या देख रहे थे कि 24 अप्रैल को ही उन्हें ऐलान करना पड़ गया कि 16 मई को हम 0 पर पहुंचने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि 13.6 दिनों में भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 2 गुनी होती है। 26 अप्रैल को डॉक्टर प्रणॉय रॉय ने अपने कार्यक्रम में डेटा के विश्लेषण से बताया था कि इस वक्त जो रफ्तार है बढ़ने की, उसी रफ्तार से अगर हम चलें तो 30 मई तक यानी मई के अंत तक संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख हो सकती है। क्या उनका यह अनुमान स्पॉट ऑन डॉट ऑन यानी सटीक साबित होने जा रहा है? 26 अप्रैल के दिन भारत में 26,000 से कुछ अधिक मामले आ चुके थे। If India manages even to keep at this rate, in 1 month from now you will have 2 lakh cases, and at the end of June, that's just over 2 months from now, you'll have 22 lakh cases. So just don't take what you've got now for granted. And the total number of deaths 1 month from now at this rate would be 6,700, nearly 7,000. And at the end of June, if this rate continues, and let's pray it doesn't, so no complacency, 72,000 deaths. That is really the kind of frightening future we're looking at. In fact, the number of deaths per day will go up if this rate continues, up to 440 deaths per day in 1 month from now, and nearly 5,000 deaths per day at the end of June. Now, 5,000 deaths a day is something we cannot accept, and do not take this flattening at doubling every 10 days as a great sign. तो डॉक्टर रॉय ने अपने प्रेडिक्शन में यानी अनुमान में यह बताया कि अगर 10 दिन में संख्या डबल हो रही है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 30 मई तक जो संख्या है वो 2 लाख की हो जाएगी और 30 जून तक 22 लाख तक हो सकती है। 16 मई की एक सूचना है सरकार की तरफ से कि करीब करीब 12 राज्यों के 30 जिले ही हैं जहां पर कोविड-19 के 80% मामले हैं। अगर इस हिसाब से देखें, जरूर इन जिलों का दायरा बड़ा हो सकता है, तो हमारी कामयाबी कहीं और बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि लड़ने के लिए हमारे सामने सारा भारत उस तरह से नहीं था
जिस तरह से सिर्फ 12 राज्यों के 30 जिले थे। बेशक इनमें मुंबई में 21,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, कुछ जिले मुंबई में होंगे। दिल्ली में 10,000 से 10,500 से अधिक मामले आ चुके हैं, तो यहां भी कई जिले हैं। और अहमदाबाद में 8,600 से अधिक मामले आ चुके हैं। तो ये 3 ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठते हैं, आर्थिक राजधानी है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर के बगल में बिल्कुल अहमदाबाद है। लेकिन इन 3 बड़े शहरों में ही हमारी सफलता बेहद सामान्य या फिर उससे कहीं ज्यादा नीचे के स्तर की मालूम पड़ती है। हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमारी गंभीरता का आलम यह है कि 11 मई से स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी। उसके बाद से हुई नहीं। ना तो किसी ने पूछा, ना किसी को बताया गया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही है। तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कहां से? यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कितना कुछ स्वरूप बदल गया। याद कीजिए, शुरू में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भारतीय चिकित्सा शोध परिषद के प्रतिनिधि के तौर पर वैज्ञानिक गंगा खेडकर भी होते थे। प्रश्न कीजिए कि गंगा खेडकर अब कहां हैं? उस दौरान जब महामारी की बारीकियों को लेकर सवाल किया जाता था, तब लव अग्रवाल, जो कि नौकरशाह हैं, कहते थे कि इसका तकनीकी जवाब गंगा खेडकर जी देंगे। 20 दिन से अधिक हो गए हैं, गंगा खेडकर जी का पता नहीं है। यही नहीं, आईसीएमआर का कोई प्रतिनिधि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता। पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें डीडी, एएनआई और ऑल इंडिया रेडियो को ही बुलाया जाता था। स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जिसे एएनआई से लाइव किया जाता था, यानी सवाल जवाब के लिए बहुत सारे पत्रकार नहीं होते थे। बाद में नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी। इसमें गृह मंत्रालय, आईसीएमआर, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होते थे, स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ साथ। अब सिर्फ 2 लोग आते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव और गृह मंत्रालय की अफसर। इनमें अब कोई एक्सपर्ट नहीं होता। यही नहीं, इस महामारी से लड़ने के लिए 29 मार्च को 11 एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया गया था। अभी तक सिर्फ 7 मौकों पर ही, यानी 7 एम्पावर्ड ग्रुप के चेयरमैन ने ही मीडिया को संबोधित किया है। 4 एम्पावर्ड ग्रुप में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यही नहीं, पहले 7 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अब इसे घटाकर 4 दिन कर दिया गया। बुधवार, शनिवार और रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, और अब तो 11 मई के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो रही है, बंद हो चुकी है। शाम को एक प्रेस रिलीज आती है। तो क्या आप अंधेरे में नहीं हैं? क्या इतने बड़े लोकतंत्र को नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था नहीं देनी चाहिए थी? यह आप जानते हैं कि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस महामारी के समय में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कई तो बहुत नियमित हैं और कई रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस के साथ खूब झगड़ा होता है, सवाल जवाब होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और उन्हीं की राह पर चलते हुए नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, ने कोविड-19 पे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक और अंतर है, जिस तरह से यहां पर सिर्फ 2 नौकरशाह आते हैं, आप अमेरिका देखिए, जर्मनी देखिए, वहां पर राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ साथ वैज्ञानिक लोग भी होते हैं, जिन्हें एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं, जो इस संक्रमण की महामारी के अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन देशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामारी के विशेषज्ञ आते हैं वहां की स्थिति में बहुत सुधार हो गया हो, लेकिन ऐसा भी है कि जिन देशों में इन लोगों ने लीड लिया है, नेतृत्व किया है, जैसे न्यूजीलैंड हो, स्वीडन हो, ताइवान हो, जर्मनी हो, वहां पर स्थिति बहुत सुधरी भी है। राजनीतिक तालमेल के साथ जो वैज्ञानिक समूह है, जहां भी ये बेहतर है वहां पर नतीजे बेहतर हुए हैं। अभी तो हमने आपको वियतनाम के बारे में भी नहीं बताया है, जो हम आगे चलकर किसी और कार्यक्रम में बताएंगे। तो आप क्यों नहीं जानना चाहेंगे कि रेड जोन, ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन के पैमाने क्या हैं? ये जो पैमाने तक बनाए जाते हैं वो किस तरह के डेटा पर पहुंचाए जाते हैं, कौन लोग हैं? तो स्क्रॉल वेबसाइट ने 16 मई को एक बड़ा अच्छा विश्लेषण प्रकाशित किया है।
इस विश्लेषण में देखा गया है कि राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जो कमेटियां बनाई हैं उसमें कौन लोग हैं? ज्यादातर नौकरशाह हैं। होना उनकी बुरी बात नहीं है, वो हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनका भी संतुलन होना चाहिए। तो इस तरह का संतुलन स्क्रोल ने अपने विश्लेषण में पाया है कि सिर्फ तमिलनाडु और केरल में देखा गया है, बाकी हर जगह पर जो नौकरशाह हैं वो भरे हुए हैं। पीएल गिरीश, एन देवदासन और सुनील नंदराज का ये विश्लेषण है स्क्रोल का। इसलिए सूचनाएं आधिकारिक हो गई हैं, आधिकारिक होकर आधी अधूरी हो गई हैं और नियमित नहीं रही। तो आपको बहुत संक्षेप में बताया जाता है डेटा का आधार क्या है, उसकी गड़बड़ियां क्या हैं, उसकी खूबियां क्या हैं, इस पर कोई बहस विश्लेषण नहीं है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस डेटा को लेकर काफ़ी चुनौतीपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की है और आर्टिकल 14 यूट्यूब पर एक चैनल है जिसे हमारे पूर्व सहयोगी हृदय जोशी ने नितिन सेठी से बात की है। इस बारे में हम भी नितिन सेठी से बात करेंगे। आईसीएमआर ने इस बात को स्ट्रेस किया कि नहीं यही तरीका है, ऐसी कोई जानकारी है हमारे पास? आईसीएमआर ने कहा था कि इन 3 शर्तों को का पूरा होने ही लॉकडाउन को खोलना का एकमात्र प्रभावी रास्ता है। और अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नितिन सेठी, पत्रकार, और ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम की एक समूह बना है पत्रकारों का। वो काम करते हैं जो मुख्य धारा के पत्रकार नहीं कर पाते हैं, यानी खोजी पत्रकारिता और डेटा के एनालिसिस की चीज़ों को आपके सामने लाते हैं। नितिन, मेरा जोर इसी बात पर है कि हम अब 1 लाख पर पहुंच गए हैं जी। आए दिन टेस्ट को लेकर और सैंपल को लेकर तरह तरह के गाइडलाइन जारी होते हैं जी। हमें नहीं पता कि जो लॉकडाउन हटाया जा रहा है उसमें कई तरह की ढील दी जा रही हैं। उन फैसलों तक पहुंचने का वैज्ञानिक से मेरा मतलब ये जो डेटा है उसका आधार क्या है? तो हम एक पत्रकार के रूप में, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद है जी, तो इन सब पे जो आप लोगों ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके संदर्भ के, उसके हवाले से भी मैं जानना चाहता हूं कि आपकी आपत्तियां एक डेटा जर्नलिस्ट के तौर पे जब सरकार बता रही है तो क्या आप उसके बताने, जितनी बात बताती है उससे आप संतुष्ट हो पाते हैं? जी रवीश, जो हमने तफ्तीश करी उससे साफ जाहिर हुआ और वो कागजात हम बाहर भी लाए कि सरकार जो अलग अलग डिसीजन ले रही है और जिस बेसिस पे ले रही है, जो बोलती है कि हमारे पास डेटा है, वो डेटा अप्रैल और मई के पहले हफ्ते तक वो डेटा पक्का नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार खुद स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल रही थी कि हमारे पास ये जो 33,000 केसेस का उस टाइम तक का रिकॉर्ड है ये पक्का नहीं है। इसमें से 5,000 तो हमें पक्का ही नहीं है कि वो हैं भी कोविड पॉजिटिव कि नहीं, वो लोग भी हैं कि नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। और मई के दूसरे हफ्ते तक वो स्टेट से बात करी थी कि चेक करके बताइए कि ये लोग हैं कि नहीं है और कहाँ हैं अगर हैं तो। हमने देखा कि डेटा में बहुत प्रॉब्लम थी, कहीं के लोग कहीं रजिस्टर हुए थे, नकली फोन नंबर थे, गलत फोन नंबर थे, एक ही आदमी के 3 बार टेस्ट हुए थे तो उनको 3 आदमी बता दिया गया था रिकॉर्ड पे, तो वो चेक हो रहा था। अब इसी डेटा के बेसिस पे सरकार 2 किस्म के डिसीजन ले रही थी। एक कि क्लिनिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए देश भर में, किस टाइप के लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए, किस टाइप के लोगों का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। दूसरा कि देश के अलग अलग जिलों में 700 से ऊपर जिले हैं, इनमें किस किस्म की लॉकडाउन लगना चाहिए, लॉकडाउन कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए, वो भी इस डेटा से अपना वो अनुमान लगा के कर रही थी। हमें दिखा कि क्योंकि ये डेटा खराब था, इस कारण कई ऐसी जगहें थी जहां पे टेस्टिंग शुरू नहीं हुई थी तो नंबर कम थे, तो सरकार ने बोल दिया कि ये इलाके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुले रहने दीजिए, अभी उसको ग्रीन जोन बोल दिया। कुछ इलाके ऐसे थे जहां टेस्टिंग हुई है, केसेस निकले, लेकिन उतने नहीं थे जितनी सरकार जान रही थी और वहां पे रेड जोन बना दिया गया था। तो सरकार का डिसीजन लेने के जो मापदंड थे उनकी कमजोरी थी, और ये मापदंड पे जो तोलने के लिए जो डेटा था वो डेटा भी गलत था और वो अभी तक पक्का नहीं हुआ है।
उसका नतीजा ये हुआ है कि 1.5 महीने के अंदर या करीबन 40 दिन के अंदर सरकार 4 बार तो यही बदल चुकी है कि ग्रीन जोन, रेड जोन किस मुताबिक बन रहा है। आखिर में अब ये लॉकडाउन फेज 4 में आके सरकार हार मान के ये स्टेट्स के कंधों पे छोड़ दिया कि आप ही खुद निश्चित कर लीजिए कहां करेंगे, कैसे करेंगे। एक 4 मापदंड जरूर दिए हैं, लेकिन वो मापदंड कैसे इस्तेमाल करने ये भी उन्होंने राज्य सरकारों को नहीं बताया है। तो हमारी ये श्रृंखला जो 4 पार्ट्स की थी, इसने ये दिखाया था कि सरकार जब लॉकडाउन में घुसी तो अपने ही विशेषज्ञों के कहने के अगेंस्ट जाके गई। विशेषज्ञों ने मना किया था कि लॉकडाउन ऐसा मत लगाइए। जब चली गई तो विशेषज्ञों ने बताया कि आप अब लगा ही दिया है तो ये 3-4 कदम जरूर उठाइए, क्योंकि ये समय खरीदने का एक जरिया है, ये कोई संक्रमण को रोकने का जरिया नहीं है। सरकार ने वो भी नहीं किया। इस दौरान बार बार अपने मापदंड तरीके बदलने से स्टेट्स में कंफ्यूजन पैदा हुआ और अब ये हाल है कि वो डेटा असली में जाए। हम लोग सब लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने के लिए संक्रमण बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पर वो डेटा ऐसा है कि सच में अगर जाए उसकी पढ़त करें तो हमें दिखता है कि वो डेटा से कुछ मिल नहीं सकता। हम बता भी नहीं सकते कि पहले दिन और 100 दिन बाद हम कहां हैं, बेहतर हाल है कि बुरे हाल है, क्योंकि आपकी टेस्टिंग के तरीके बदलते चले गए। किसको टेस्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, वो आप बार बार बदलते चले गए। कहां टेस्ट करेंगे, कहां नहीं करेंगे, वो बदलता चला गया। पर सरकार शायद ये कहेगी कि हाँ वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इन नियमों को बदल रही थी जी। और जब ज़रूरत नहीं है किसी को तो हर किसी का टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं जी। तो इस तरह की दलीलें होंगी उसके पास। सरकार के पास दलीलें बहुत है, लेकिन अगर अब जो उनके वैज्ञानिकों ने उनको अंदर बाहर जो बोलते हैं वो अलग है। सब सरकारी एक्सपर्ट हैं तो बाहर आके ज्यादा नहीं बोल पाते। जैसे आपने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आना उनका बंद हो गया है, लेकिन अब जो हमने रिकॉर्ड निकाले कि अंदर क्या बात हो रही है तो वैज्ञानिक उनको साफ बोल रहे थे कि ये जो आपकी प्रक्रिया है कोरोना वायरस को रोकने की, ये सही नहीं है। 2-3 और चीजें करनी है जिससे हिंदुस्तान में बिना इतनी बड़ी कीमत दिए संक्रमण ज्यादा कंट्रोल हो सकेगा। लॉकडाउन की एक थोड़ा सा मुनाफा हुआ है, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी पड़ी है देश को। साइंटिस्ट ने सरकार को बताया था, जो हमने रिकॉर्ड्स बाहर लाए, कि इस रास्ते पे गए बिना आप संक्रमण को इससे अच्छा रोक सकते हैं। उसमें 1-2 उन्होंने जो चीजें खास बताई थी कि आप इंतजार ना करें टेस्टिंग के रिजल्ट्स आने का, घर घर जाएं, खास करके गरीबी रिहायशी इलाके जो शहरों में है वहां जाके लोगों को देखें उनके सिम्टम्स हैं। अगर सिम्टम्स हैं तो टेस्ट होने से पहले ही उनको क्वारंटाइन कर दें, क्योंकि गरीबी इलाकों में जहां लोग बहुत एक दूसरे के करीब रहते हैं वहां संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा हो जाती है अगर आप ऐसा लॉकडाउन लगाएं। दूसरा उन्होंने बोला था कि आप अस्पताल क्वारंटाइन फैसिलिटीज को बहुत ज्यादा करें और हर जिले में सर्वेलेंस हाउस टू हाउस जाके होनी चाहिए। ये भी बोला था कि ये पुलिस और डंडा बजाने की जगह आप लोगों को इंसेंटिव दे कि आके वो खुद बताएं कि हमें ये सिम्टम हो रहे हैं, कि हमें खांसी ज्यादा हो रही है, लगता है कि शायद कोरोना वायरस लग गया है। लोगों को आपको बाहर निकालने का कम्युनिटीज के साथ काम करने की जरूरत थी, बजाय इसके कि पुलिस को भेज दे लठ मार के। आपको ऐसा लगे कि अगर आप बीमार हो गए तो आपने कोई चोरी कर दी है या आपने कोई डकैती कर दी है, जो अभी माहौल बन गया है। लेकिन एक 14 अप्रैल को बलराम भार्गव ने कहा था कि द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन इंडिया इज राइजिंग एक्सपोनेंशियली। उन्होंने राज्य सरकार को एक नोट में कहा था। और 24 अप्रैल को जो एम्पावर्ड ग्रुप है नीति आयोग का, वो कहता है कि 16 मई के तक हम अब घटने की दिशा में जा रहे हैं और घटते घटते 16 मई को शून्य हो जाएंगे। आज 19 मई को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। इस डेटा को जब ये बताया जाता है कि इतने प्रतिशत जिलों में 80% केस हैं, आप संतुष्ट हो पाते हैं कि, या फिर लगता है कि इस डेटा के भीतर और भी कुछ सवाल हैं जो पूछने चाहिए, तब जाकर आश्वस्त होना चाहिए? जी, हम अपने जो हमने कागजात और एविडेंस बाहर निकाला है उसके बलबूते पे मैं बोलते हुए यूजुअली ऐसे मैं झिझकता हूं, लेकिन मैं साफ बोल सकता हूं। जो सरकार ने पब्लिक में ये बोला कि 16 मई को संक्रमण रुक जाएगा, ये एक सफेद झूठ था। वो जो ग्राफ था वो एक मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के एक पीडियाट्रिक डॉक्टर ने बनाया था, वीके पॉल जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, उनके कहने पे एक दोस्ती में।
और पॉल साहब ने वो सरकार के नाम पे बाहर रख दिया और उसके बलबूते पे ये बोला कि बंद हो जाएगा। सच्चाई ये है, जो अंदर डेटा साफ दिखा रहा था, जैसे आपने बोला कि वो जो 14 मई की चिट्ठी स्टेट्स को लिखी थी आईसीएमआर ने, कि संक्रमण अब उन्होंने हिंदी का शब्द मुझे नहीं पता पर अंग्रेजी में बोला था कि एक्सपोनेंशियल तौर पे बढ़ रहा है, और उस बेसिस पे कहा था कि अबे हमें बहुत सारी हरकतें करनी है। हमने उसके बाद के कागज भी देखे, अप्रैल के पहले हफ्ते के, मई के, जहां सरकार अंदर राज्य सरकारों को बोल रही है कि संक्रमण बढ़ रहा है और आप तरीके अपनाइए। तो अंदर की जो सच्चाई है वो सरकार बाहर नहीं आने दे रही है, और जो डेटा छुप छुप के टुकड़ों में बाहर देती है वो कई बार एकदम फर्जी है और कई बार अधूरा है। चलिए, पॉल साहब दोस्ती में बता रहे थे या किस तरह से बता रहे थे वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका डेटा जो 16 मई को 0 प्रेडिक्शन था वो गलत। जी बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि उन्हें आकर पब्लिक में बताना चाहिए कि ये जो आकलन किया था वो सही है या नहीं, क्योंकि क्या पता इस पर भरोसा करके सरकार ने अपने जो मेडिकल तैयारियां हैं उसमें कुछ कमी कर दी हो। उसे लग सकता हो कि हाँ, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जितना शुरू में बताया गया था वैसा नहीं हुआ है, लेकिन तब भी हम 1 लाख में हैं तालाबंदी के दौर पे। मेरा एक सवाल है कि ये वैज्ञानिक फिर बाहर क्यों नहीं बोलते हैं? इनकी निष्ठा विज्ञान के प्रति है या फिर सरकार के प्रति है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ये जो समय है वो विज्ञान का अनुसरण करने का है, साइंस को और फैक्ट को फॉलो करने का है। अब आईसीएमआर जब ये कह रहा है कि डोर टू डोर सर्वेलेंस हो, घर घर जाकर इसकी जांच हो, तो बगैर ये काम किए हुए कहीं से आप लॉकडाउन हटा सकते हैं, कहीं से आप जोन बदल सकते हैं, तो क्या ये आईसीएमआर की या डॉक्टरों के इस समूह की जवाबदेही नहीं बनती है? क्या वो आपसे जब ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं तो उनके भीतर ये अपराध बोध नहीं है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं साइंटिस्ट होने के बाद भी? सच ये रवीश के कईयों से जिनसे हम बात करते हैं उनको एक अपराध बोध भी है, कुछ गुस्सा और रोष भी है। कई लोगों ने शुरू में, हमें मालूम है कि बोलने की कोशिश करी, और लेकिन एक खौफ का माहौल भी अंदर है कि ये सरकारी एक्सपर्ट है, सरकार के खिलाफ बोलने में मुश्किल पाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस माहौल में अभी ज्यादा बुरा हो गया है वैज्ञानिकों के लिए, हमें साफ जाहिर हो रहा था। दूसरा, मेरे ख्याल से ये जरूरी है समझना कि इस संक्रमण कोई वैसे भी अगर सरकार अच्छे तरीके से भी कोशिश करती तो आसान चीज नहीं है जूझने के लिए, ये मुश्किल जरूर पैदा करता, लेकिन सरकार ने शुरू से ना राज्यों को अपने साथ लिया है, अब जाके लॉकडाउन 4 के फेज में राज्यों से बात करने लगे हैं कि तुम कुछ बताओ क्या करना चाहते हो अपने यहाँ, ना ही उन्होंने वैज्ञानिकों को बाहर रखा। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी था पारदर्शिता का, कि आप साफ तौर पे बताइए कि ठीक है, आप इन 4 साइंटिस्ट की बात नहीं मानते, आपके कोई और 5 होंगे, हम नहीं जानते कौन सी साइंस अच्छी है बुरी है, पत्रकार कौन जानता है, लेकिन आप ये तो बताइए कि इन 5 की बात सुन रहे हैं आप, उन 3 की नहीं मान रहे हैं। सरकार अगर पारदर्शिता रहती तो एक लोगों का भी विश्वास बनता सरकार में कि जो कर रही है सोच समझ के कर रही है या नहीं कर रही है। मदद राज्य करना चाहते तो वो भी कर सकते। अगर केरला का अच्छा मॉडल था जो सरकार खुद मानती है, तो केरला के स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं मदद कर रहे इस केंद्र की? केंद्र ने क्यों नहीं उनसे बोला कि तुम बताओ क्या कर रहे हो अपने यहाँ, जो हम भी कर सके? तो पर नितिन, आप लोगों ने तो आईसीएमआर के डेटा को भी क्वेश्चन किया है कि वो भी सही नहीं है, तो सरकार भी क्या करे? अगर आईसीएमआर एक बॉडी है, अगर उसका डेटा भी ठीक नहीं है तो वो किस पे भरोसा करे? तो रवीश, ये बहुत एक तरीके से बहुत ही अजीब कहानी है। आईसीएमआर का काम शोध करना है, शोध डेटा कलेक्ट करना नहीं है। आईसीएमआर का शोध तो सरकार ने ताखे पे रख दिया और उल्टा आईसीएमआर को लगा दिया पूरे देश में घूम के डेटा कलेक्ट करने में, जहां वो कुछ नहीं जानती क्या करे, वो नए सिरे से शुरू हो गई। अब सरकार उनके शोध पे विश्वास नहीं करती, लेकिन वो जो डेटा लेके आ रहे हैं जो गड़बड़ से भरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके खुद अपना शोध कर रही है और रिसर्च कर रही है। तो ये आधा तो आईसीएमआर को भी आपने धकेल दिया उस रास्ते पे जिसपे उसको नहीं जाना था। जो वो पते की बात कर रही थी, जो उसका काम था करना, वो आपने उसको करने नहीं दिया है। तो कुछ इसमें मैं मानता हूं कि साइंटिस्ट की भी कमी है। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट कोई दूध से धुले हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें दिखा है कि साइंटिस्ट भी चुप हो गए। अच्छे देशों में, अच्छी डेमोक्रेसीज में साइंटिस्ट को अगर लगता कि हमारी बात नहीं मानी जानी है, ये उनका हक ही नहीं, ये उनकी जरूरत है, उनकी ड्यूटी है कि बाहर आके बताएं कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। लेकिन हमारे सिस्टम में आप जानते हैं कि ये आसान नहीं है और बहुत कम लोग ऐसा करते हैं।
पर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि कहीं केसेस नहीं हैं, जी, तो उसको ग्रीन जोन मान लिया। जी। पर क्या इस आधार पर किसी जोन को ग्रीन जोन माना जाना ठीक है? दुनिया में जो और पैमाने बनाए गए होंगे इस तरह से, या ये ग्रीन जोन रेड जोन भारत की ही खोज है? हालांकि कई देशों में सुनता हूं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह की पाबंदियों का ग्रेड है ये, पर जोन को लेकर ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी, कई देशों ने इससे मिलती जुलती चीजें करी हैं, लेकिन हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान की जो हालात हैं, जिस किस्म का ये देश है, आप बेल्जियम या यूरोप से लेके फॉर्मूला हिंदुस्तान में नहीं लगा सकते। यहाँ पे रिहायशी इलाके ऐसे हैं जिसमें लाखों लोग एक से दूसरे से चिपक चिपक के रह रहे हैं। वहां अगर आप बोल भी दें कि रेड जोन है, ग्रीन जोन है, तो आप संक्रमण फैलाने की तैयारी करवा रहे हैं। तो कुछ चीजें आपको बाहर से सीखनी जरूर थी, और जो हमारे वैज्ञानिकों ने सीखी जल्दी, जब चाइना में हुआ, वुहान में हुआ, लेकिन उनको अपने देश के मुताबिक अडेप्ट करके, बदलाव करके उसको लगाने की जरूरत थी। इस केवल जो चीज यूरोप ने कर दी वो हमारे लिए सही नहीं बैठ सकती हर बार। तो जो मेक इन इंडिया वैसे बोला जाता है, शायद यहां जरूरत थी मेक इन इंडिया की, जो हमने नहीं किया है। पर क्या ये भी एक संकट का कारण है कि ये एक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक जिम्मेदारी का भी समय है, लेकिन ये जो स्वास्थ्य संबंधित जो फैसले हैं जी, उसमें डॉक्टर कम है, साइंटिस्ट कम है, ब्यूरोक्रेट ज्यादा हैं। कई जो स्वास्थ्य से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आईएएस आ गया है, वही डिसाइड करता है, हम सिर्फ कहने को सलाहकार हैं, या स्वास्थ्य से संबंधित हमारा कोई पदनाम है, डेजिग्नेशन है, पर हमारी कोई भूमिका नहीं है। मैं रवीश थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं, पूरा नहीं। मैं ये कहूंगा कि हाँ, साइंस का डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल बहुत जरूरी है इस वक्त पे, खास करके इस वक्त पे। साइंटिस्ट से बात करना, उनकी सलाह सामने रखना और बोलना ठीक है, हम इसलिए ये 4 बातें मान रहे हैं और इसलिए ये 2 बातें नहीं मान रहे। ऐसा नहीं कि सब साइंटिस्ट जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है और कैसा चलता है। अरुणाचल की कहानी केरला की कहानी से अलग हो सकती है। एक एडमिनिस्ट्रेटर शायद वो समझ सकता है, लेकिन किस बेसिस पे, किस आधार पे वो अपने डिसीजन ले रहा है, कहां साइंस, कैसी साइंस और किसकी साइंस का इस्तेमाल कर रहा है, वो सबके सामने जाहिर करना बहुत जरूरी है। वो हमारे यहां नहीं हुआ है। पर उस पर पब्लिक डिबेट भी नहीं हो रही है कि 2-3 साइंटिस्ट ने अपना एक मॉडल बनाया है, उस पर चीज़ें चल रही हैं, तो इसको इस मॉडल को फॉलो किया जा सकता है, या जैसे हम देखते हैं कि स्वीडन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं या कई देशों में, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं जी। लेकिन भारत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो लव अग्रवाल होते हैं, गृह मंत्रालय की अफसर होती हैं, और पहले तो गंगा खेडकर जी आते भी थे, अब वो भी नहीं आते हैं बहुत दिनों से। अव्वल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती है। तो हमें मालूम है कि आईसीएमआर के और बाकी साइंटिस्ट को जैसे कहते हैं इनडायरेक्टली बोला गया कि अब आप चुप रहिए। जब हमारी पहली 2-3 खबरें निकली तो उसके बाद वीके पॉल ने आके वो अपनी 24 अप्रैल को वैसी प्रेजेंटेशन कर दी जो फर्जी सी थी, और उसके बाद वैज्ञानिकों को बोला गया कि चुप रहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनको बाहर आके साफ तौर पे अपना विचार रखना चाहिए, और सरकार अगर इत्तेफाक नहीं रखती है तो बोल सकती है कि भाई इनका ये इरादा था, ये ऐसी सोच थी, लेकिन इन कारणों से हम ऐसा कर रहे हैं, ये बात मानिए, 4 बातें मानिए, 2 नहीं मानिए। पर रवीश, दुख के साथ मुझे ये भी कहना पड़ता है कि चंद पत्रकार और कुछ जगहें छोड़ के हमारा जो जर्नलिज्म है, इसने भी सही सवाल नहीं उठाए हैं। बहुत तौर पे जो सरकारी प्रिंट और पब्लिक रिलीज हर रोज आ रहे हैं, किसी के व्हाट्सएप में आ जाते हैं, वो वैसे का वैसे छापा जा रहा है। अभी तक किसी ने नहीं बताया कि आप बड़े अखबारों में देखिए, बड़ी जगह देखिए, तो नहीं बोला कि 4 लॉकडाउन के अलग अलग वर्जन बनाए गए, उनके क्या मापदंड थे, वो कैसे बदलते रहे, क्यों बदलते रहे, इस पे सवाल नहीं उठे। ये टेस्टिंग के तरीके बदलते रहे, इस पे सवाल नहीं उठे। सबने हिंट दिया कि डेटा खराब है, लेकिन किसी ने बताया नहीं क्यों खराब है, या इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया। तो कुछ मेरे ख्याल से हम सबकी भी कमी रही है कि हमने अपने जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं देश के, उन पे बहुत फोकस किया है, जो कि बहुत जरूरी था। लेकिन जो ताकतें सरकार में हैं, उनसे जो कड़े सवाल पूछने थे, वो हम पूछने में थोड़े झिझके हैं, जिसके कारण सरकार और वैज्ञानिक सब लोग बच के निकल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन सेठी, हमसे बात करने के लिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से।
ये तालाबंदी का चौथा चरण शुरू हो चुका है। पहले चरण से ही हम दिखा रहे हैं कि मजदूर किन हालात में अपने घरों की तरफ जाने को विवश हुए। वो पैदल चलते चले गए, व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पड़ा है तो राजनीति को लेकर पड़ा है। एक पक्ष प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो बसें देना चाहती हैं, दूसरा पक्ष यूपी सरकार जो बसों की फिटनेस टेस्ट कराना चाहती है, और तीसरा इस झगड़े से अलग जो मजदूर है। आज भी 19 मई को भी देश के अलग अलग हिस्सों में 15 से ज़्यादा मजदूरों की दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन राजनीति सुरक्षित है। ऊपर तपती धूप, नीचे गर्म तवे सी सड़क। उस पर टूटी चप्पल या नंगे पैर चलते मजदूर, सिर और कंधों पर सामान, कहीं गोद में बच्चे, कहीं साथ में महिलाएं, सब भूख प्यास से बेहाल निढाल। इनके लिए बसों के इंतजाम में भी सियासत घुस ही गई। ऐसे मजदूरों को उत्तर प्रदेश में उनके गांव कस्बों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगे आईं। उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि कांग्रेस 1000 बसों का इंतजाम करेगी, यूपी सरकार उन्हें जाने की इजाजत दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के अलवर से ऐसी कुछ बसों में प्रवासी मजदूरों को बिठाकर यूपी के बहज गोवर्धन बॉर्डर तक भेज दिया। यूपी में घुसने की इजाजत के लिए इंतजार जब लंबा हुआ तो प्रियंका को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करना पड़ा। ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। बसों का ये मुद्दा भी पक्ष विपक्ष की तकरार में बदल गया। इस बीच यूपी सरकार ने प्रियंका का आग्रह स्वीकार कर लिया। चिट्ठी में लिखा, प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, अतः अविलंब 1000 बसों की सूची, ड्राइवर का नाम व अन्य विवरण सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे इनका उपयोग प्रवासी श्रमिकों की सेवा में किया जा सके। प्रियंका गांधी की ओर से 4 घंटे के अंदर लिस्ट भेज दी गई। चिट्ठी में कहा गया, हम कल बसों को दोबारा बॉर्डर पर चलने को तैयार कर देंगे। 1000 बसों की सूची इस ईमेल के साथ संलग्न की गई है। इनमें से कुछ चालकों का दोबारा वेरिफिकेशन करके उनकी सूची भी कुछ घंटों में आप तक पहुंचाई जाएगी। आशा है आप जल्द से जल्द इन बसों के लिए अनुमति पत्र उपलब्ध करा देंगे। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सोमवार आधी रात को यूपी सरकार की दूसरी चिट्ठी आई। इसमें लिखा गया, कृपया समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट एवं चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही साथ परिचालन का पूर्ण विवरण पूर्वाह्न 10 बजे स्थान वृंदावन योजना सेक्टर 15-16 में जिलाधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि मजदूरों को यूपी में उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, लेकिन यूपी सरकार की चिट्ठी पहले सभी बसों को लखनऊ भेजने के लिए कह रही थी। यूपी सरकार की तरफ से कांग्रेस द्वारा उपलब्ध कराए गए बसों के नंबरों पर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने इसका भी जवाब दिया। राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने। आज जरूरत लखनऊ में बसों की नहीं है, बॉर्डर पर जरूरत है, जहां बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर साथी फंसे हुए, गाजियाबाद में, नोएडा बॉर्डर में। और आप ये बताइए कि क्या लखनऊ में बसों का क्या उचित है? रात को 12 बजे आप चिट्ठी लिख के जारी करते हैं और कहते हैं 9 बजे तक बसों को वहां पर पहुंचाइए। यह अमानवीय नहीं है। कहां तो बसों को आगे बढ़ना था,
कहां ये चिट्ठी पत्री ही आगे बढ़ती रही। प्रियंका गांधी की तरफ से फिर लिखा गया, ऐसी स्थिति में जब हजारों मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हजारों की भीड़ पंजीकरण केंद्रों पर उमड़ी हुई है, तब 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय और संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि हद दर्जे की अमानवीयता है और एक घोर गरीब विरोधी मानसिकता की उपज है। इसका जवाब यूपी की तरफ से आया। लिखा गया कि आप लखनऊ में बस देने में असमर्थ हैं एवं नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर ही बस देना चाहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में कृपया जिलाधिकारी गाजियाबाद को शाम 5 बजे तक बसें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त 500 बसें नोएडा में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को एक्सपो मार्ट के निकट ग्राउंड पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कांग्रेस ने इस बीच बसों का काफिला फिर से यूपी की ओर बढ़ा दिया, लेकिन आरोप लगाया कि उन्हें नोएडा और गाजियाबाद पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूं और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद प्रियंका गांधी की ओर से चिट्ठी लिखकर कहा गया, हमारी कुछ बसें राजस्थान से आ रही हैं और कुछ दिल्ली से। इनके लिए दोबारा परमिट दिलवाने की कार्यवाही जारी है। बसों की संख्या अधिक होने के नाते इसमें कुछ घंटे लगेंगे। आपके आग्रह अनुसार ये बसें गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर 5 बजे तक पहुंच जाएंगी। आपसे आग्रह है कि 5 बजे तक आप भी यात्रियों की लिस्ट और रूट मैप तैयार रखें ताकि इनके संचालन में हमें कोई दिक्कत न आए। इस बीच यूपी सरकार की तरफ से फिर चिट्ठी आई और कुछ बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट पर सवाल खड़े कर दिए गए। तो आपने देखा बसें चलने का इंतजार करती रह गईं, लेकिन चिट्ठियां न जाने कितनी बार दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली हो आईं। खतों किताबत का ये सिलसिला आखिरी जानकारी मिलने तक जारी था। बसें इजाजत के इंतजार में थीं। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।